ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम बात कर रहे हैं कंपवात रोग की, अर्थात पार्किंसन कंपन जिसे हम कहते हैं। जिन भाई बहनों को, जिन बुज़ुर्गों को, माताओं को ऐसी समस्या आ जाती है, उनका जीवन बहुत नीरस हो जाता है, तो उनके जीवन में कुछ रस आए, उनकी वो समस्या दूर हो, उस चिंतन के साथ आज हम आपसे ये बात कर रहे हैं। सज्जनों, ये कंपन का कारण क्या होता है, फिर निवारण क्या, वो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से एक डोपामिन नाम का केमिकल रिसता है, रिलीज़ होता है। उसकी कमी से ये रोग आता है। इसके अलावा सज्जनों, यदि हमें कब्ज़ ज़्यादा रहेगी शरीर के अंदर, पेट साफ सही समय पे नहीं हो पाएगा, गैस बहुत अधिक बनेगी। गैस बनेगी तो सिर में चढ़ करके वो गैस उस रोग को और बढ़ावा देगी। टेंशन, तनाव, क्रोध इत्यादि, यदि हम किसी विषय, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी घरेलू बात के ऊपर लेकर के टेंशन तनाव करेंगे तो हमें ये समस्या और बढ़ती है। जितना हम कंपन की उस हाथ या पैर पे, जो भी हमारा हिस्सा है, उस हिस्से पे ध्यान देते हैं, तो हमारा हाथ या वो पैर या गर्दन या जबड़ा जिस भी भाग में है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं और बहुतों को लाभ हुआ है। हाँ, मैं इतनी बात अवश्य कहूँगा, क्योंकि मैं कहीं भी आपको किसी तरह से गुमराह करने वाली बात नहीं कर सकता। जड़ से किसी का कंपन ठीक नहीं हुआ आज तक, मेरे द्वारा तो नहीं हुआ। लेकिन जो अपनी दिनचर्या में चाय का कप भी नहीं पकड़ पाते थे, जो बटन भी नहीं लगा पाते थे, शौच इत्यादि जाने में अपना नाड़ा भी नहीं बांध पाते, और रोज़मर्रा के कार्य, साइन करना भी दूभर हो जाता है। बैंक में जाते हैं तो साइन नहीं मैच करते, बैंक के अधिकारी कहते थे नहीं आपके साइन नहीं है। हालांकि आजकल कुछ चलो पेमेंट के बहुत सारे काम ऑनलाइन हो गए, उससे कुछ आसानी है, लेकिन लिखना पढ़ना, बड़ी बड़ी मुख्य भूमिकाओं में वो सज्जन होते हैं, बड़े बड़े खातों के मालिक होते हैं, बड़े बड़े जो अपने एम्पायर्स को चला रहे होते हैं, तो उनका वो कार्य सारा का सारा बाधित होता नज़र आता है, और उनकी इस बात को लेकर भी और समस्या और टेंशन बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपने उस सब को दूर करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज, क्या क्या प्राणायाम करने चाहिए, और जिन विधियों से मैंने ऐसे पेशेंट्स को परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से लाभ दिया है, वो बातें मैं आपसे शेयर अवश्य करना चाहूँगा। क्योंकि मेरी बात को देश में आप जहाँ भी, दुनिया में कहीं भी आप सुन पाएंगे और आप किसी का भला कर पाएँ मेरे माध्यम से, इस वीडियो को शेयर करके, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग इस गंभीर समस्या से बाहर निकलें और अपना खुशहाली का जीवन जीने की एक पटड़ी पर अपनी गाड़ी को चढ़ाएं। तो इसके लिए हमें सज्जनों सबसे पहले तो टेंशन तनाव को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और उस अंग पे जो हमारा कांपता है, चाहे हाथ कांप रहा है, चाहे जबड़ा, उस पे ध्यान ना रख करके, यानी कि अपने आप को ऐसे कार्यों में व्यस्त रखना है कि हमारा बार बार उस तरफ ध्यान बिल्कुल ना जाए। अगर आप सीधा मान लीजिए हाथ कांप रहा, उसी पे ध्यान रखेंगे, कांप रहा है या नहीं कांप रहा, कांप रहा है या नहीं कांप रहा, तो वो कांपना शुरू हो जाएगा। जब तक ध्यान वहाँ नहीं था तब तक नहीं कांपता। तो सज्जनों, मेरे पास आए हैं जबड़े की कंपन वाले व्यक्ति, होठों की कंपन वाले व्यक्ति, जिह्वा की कंपन वाले व्यक्ति, और हाथों की कंपन वाले व्यक्ति, किसी के पैर की कंपन, इतने अंगों के कंपन वाले तो आ गए। मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसका सारा शरीर कांपता हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है। कभी जब थोड़ी हमारी युवा उम्र थी, 20-30 साल की उम्र थी, तब तक मैंने अपने गांव में ही ऐसे पेशेंट को देखा है। तो बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो हम इसका इलाज कैसे करें, और कईयों की इसमें ऐसे गर्दन घूमती है। एक पेशेंट मेरे पास ऐसे आए थे जिनकी लगातार ऐसे गर्दन घूमती रहती है। वो शायद उनकी स्पीड थोड़ी इससे ज़्यादा थी, ऐसे घूम रही थी और नियंत्रण से बाहर थी। किसी भी इलाज से उनकी गर्दन ठीक नहीं हुई थी। लेकिन वो सज्जन कहीं दूर से आए थे और 3 दिन उन्होंने मेरे पास किया था। 3 दिन जब तक मेरे पास रहते थे उनकी गर्दन बिल्कुल घूमना बंद हो जाती थी
और उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे भी पता नहीं है। लेकिन 3 दिन जब उन्होंने मेरी उपस्थिति में ये एक्सरसाइज व्यायाम प्राणायाम किए और उनकी गर्दन बिल्कुल रुक जाती थी। इसलिए मैं आपको आशान्वित करना चाहूँगा कि आप पूरी आशा और आस्था के साथ, सज्जनों आस्था का बहुत गहरा नाता होता है। हम जितनी आस्था के साथ किसी चीज़ को करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, वो भी सत्य भी हो, यानी कि ऐसे नहीं हम किसी भी अंधविश्वास की आस्था करने उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ तो एक्सरसाइज और प्राणायाम की आस्था की बात कर रहा हूँ। हमें उसको पॉजिटिवली लेकर के, सकारात्मक लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा, उनको फॉलो करना होगा। मैं समझता हूँ आपकी इस समस्या से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। छुटकारे का अर्थ मैं पहले ही कह चुका, जड़ से ख़त्म किसी का नहीं हुआ। लेकिन जो समस्या जीवन में रहती है, ना चाय पी पाते हैं, ना गिलास पकड़ पाते हैं, ना वो सब समस्या आपकी हल हो जाएगी। इसलिए कैसे कैसे गर्दन की सबसे पहले मैं लेता हूँ, जिनको जबड़े की समस्या है, जबड़ा कांपता है, होठ कांपते हैं और जिह्वा कांपती है, उनके लिए संयुक्त अभ्यास बता रहा हूं और गर्दन भी घूमती है, इनके लिए पहले ले रहा हूं। उसके पश्चात हाथ और पैरों का तो आप ध्यान से देखेंगे। जबड़े की एक्सरसाइज ऐसे करें, मैं 2-2, 3-3 बार करके बताऊंगा। उसको आपने रेशो बढ़ा के 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 बार करना है। एक एक एक्सरसाइज को पीछे पड़ के करना है, क्योंकि थकान नहीं होगी, आपको कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। पर यहाँ 2-2, 3-3 बार करें, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, बहुत कुछ बताना आपके हित में। तो ऐसे ऐसे जबड़े को दबाना, जैसे कुछ चबा रहे हो, ऐसे दूसरी तरफ से, ये दोनों एक साथ दबाने ऐसे। अब जबड़े को ऐसे चलाना जैसे बाल काटने वाली मशीन चलती है, घास काटने वाली, पार्कों में जो घास काटते हैं, ऐसे। जिन मांसपेशियों में कमजोरी आई, डोपामिन का रिसाव कम हुआ, शरीर में उसका फैलाव, उसका वितरण कम हुआ, वो वहाँ से भले ही रिसाव कम हो रहा, लेकिन हम अपनी मांसपेशियों को बल दे करके, एक्सरसाइज दे करके, उनको व्यायाम कसरत दे करके उनका बल बढ़ाएंगे, वो रोग अपने आप नियंत्रित होता चला जाएगा। आपकी मेहनत आपको रंग ला के दिखाएगी। तो ये हो गया, ऐसे टाइट करना है, शक्ति लगा के। ऐसे फूंक मारनी है, सांस भरा, फिर निकाल देना सांस, यानी कि प्रेशर पूरा देना, सांस को बाहर यहाँ से निकलने नहीं देना, रोकना है और प्रेशर बढ़ाना। पूरे मुखमंडल पे आपका प्रेशर जाएगा और आपके रोग में जो ऊपर वाला जिनको कंपन है, होठों की, चेहरे की और जबड़े की या गर्दन की जो कंपन है, उसके लिए ये अभ्यास मैं बता रहा हूँ। तो ये करें। इसके पश्चात आपने जीभ को पूरे मुख में राउंड से घुमाना, ऐसे ऐसे पूरा गोला बनाते हुए, फिर इसको उल्टा गोला, फिर जीभ को पॉइंटों पे दबाना, ऐसे ऐसे हर जगह पूरे राउंड में जहाँ जहाँ घूमी थी गोल, उसको हर जगह चुभाना है, पॉइंट देना है, ऐसे दबाना अच्छे से ऐसे। उल्टा भी सीधा भी, दोनों तरफ। इसके पश्चात आपने जबड़ा पूरा खोलना है, सिर ऊपर ले जाकर। ध्यान रहे इसमें किसी को चक्कर ना आते हो तो करें, चक्कर आते हैं तो फिर इस एक्सरसाइज को अकेली को छोड़ देना, बाकी सारी करनी है। ये ऐसे किया, नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से मिलाना है, इन मसल्स में खिंचाव आएगा, जो गर्दन की भी जो पार्किंसन है उसको कंट्रोल और नियंत्रित करेगा। अब ऐसे करना है, दोनों होठों की जो त्वचा है हमारी,
होठ जो हैं ऐसा कह लीजिए, उनको दांतों पे ढक दीजिए ऐसे, जैसे इन उंगलियों पे मैंने ये उंगलियां ढक दी, ऐसे लॉक कर दिया इस तरह से, ऐसे ढक करके फिर मुख को पूरा खोलना ऐसे। ये त्वचा खिंचेगी आपकी, और खिंचेगी, जो मांसपेशियां खिंचेंगी वहाँ रोग नहीं रहेगा। जहाँ का मांस खिंचेगा, मांसपेशियां खिंचेंगी, हड्डियाँ खिंचेंगी और हमारे रोम छिद्र खिंचेंगे, सब कुछ खिंचने से वहाँ रोग अपने आप नहीं रहेगा। तो होठों को ढकिए, पूरा मुंह खोलिए, ढक करके पूरा खोलिए भी और पूरा फैलाइए भी, मुख को ऐसे चौड़ा भी करना है, और ज़्यादा खिंचाव आपको महसूस होगा। इसके अलावा सज्जनों, ओम का जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना बार आप कर सकें। और ओम का जाप आपने, क्योंकि ये हमारे ऊपर की प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं, गर्दन से ऊपर का लाभ लेने के लिए, तो मैं को गुंजन ज़्यादा करना है। ओ में 3 अक्षर होते हैं, अकार, उकार, मकार, ओ, उ और मैं। तो उसमें उ और मैं का गुंजन करना है। मैं तो हमारे मस्तिष्क को ठीक करेगी, जो डोपामिन की कमी है, जो रसायन बह रहा था उसकी कमी आई है, उसको ठीक करने में मदद करेगा। इसलिए ओम का जाप ज़्यादा करें। और उसके पश्चात जिनको होठों में और जीभ में और यहाँ गले में दिक्कत आई है, इस कंपन से शब्द नहीं बन पाते ठीक से, शब्द कहना कुछ चाहता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा पीड़ित, वो माता, वो बुजुर्ग, कोई सज्जन, और अगला क्या समझ पा रहा, समझ नहीं आता, झल्लाहट होती है कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। तो उस दौर से जो गुजरते हैं वह ही समझ सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ऊ का जाप ऐसे करना। देखिए, मैंने इन चीज़ों से लाभ दिया हुआ ऐसे लोगों को, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बल दे रहा हूँ इस बात पे, और आपको सबका भला हो सके। जिनको ऐसी समस्या है तो उस पे मैं इसीलिए बल दे रहा हूँ। तो देखिए, ऊ का जाप, ओ केवल शुरू करें, ऊ पे ही आपने बोलना है, ज़्यादा देर तक गुंजाना है, और उसके पश्चात मैं केवल बंद करने के लिए देखिए, भरा श्वास, ओ, यानी कि होठ पूरे मिला लिए। ऊ बोलने में सामान्यतया ओम बोलते हैं, तो ऊ बोलने में हमारे हल्के से होठ खुले रहते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ मैं पार्किंसन के लिए बता रहा हूँ, कंपवात को नियंत्रित करने के लिए बता रहा हूँ। होठ पूरे मिला लें, आप पूरे मिला लें, थोड़ा बल्कि प्रेशर भी दें, तो भी सांस यहीं से निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा तो उसको फड़फड़ाहट देगा। होठ आपके फड़फड़ाएंगे, कंपन सी होगी। तो कंपन को ठीक करने के लिए वो बहुत उपयोगी और उपयुक्त रहेगा आपके लिए। फिर भरा श्वास, देखिए, ओ, इसके अलावा सज्जनों, आपने, बच्चे छोटे छोटे होते हैं कई बार, वो बच्चे जो शर्माते नहीं है, बहुत छोटा बच्चा, यानी कि दूध मुँह बच्चा भी करता है इस शरारत को। ये वैसे शरारत समझ लो, लेकिन ये तब करनी है जब आप अकेले में बैठे हों, क्योंकि इसमें थूक निकलेगा। हमारा जो सलाइवा है, जो थूक है, वो निकलेगा बाहर। आपको देखने सुनने में अटपटा लगेगा कि ऐसे क्यों बताया है, लेकिन क्योंकि इससे लाभ होता है, होठों की कंपन वाले को और जीभ की कंपन वाले को लाभ दिया हुआ है, तब मैं इसलिए आपको इसमें सम्मिलित कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज को। तो देखिए, शायद एक आध बार में तो हो भी नहीं पाती, क्योंकि आदत नहीं है। बचपन में सब शरारत करते थे ऐसे ऐसे। देखिए, होठ गीले करने होते हैं, थोड़े जीभ घुमा के, ये जो फड़फड़ाहट है होठों की, ये होठों की कंपन वाले को, जीभ वाले को विशेष लाभ देता है। इन अभ्यासों को मैंने करा के उनके इस कंपन को, होठों और जीभ वाली और जबड़े वाली को लाभ दिया हुआ है सज्जनों। मैंने कहा ये थोड़ा अटपटा लगेगा, ये अकेले में बैठे के ही करना है। सामने वाले पे, साइड वाले पे थूक के वो
बिंदु जांच सकते हैं जो कि असहज लगेगा उनको भी और आपको करने वाले को भी। इसलिए एकांत में बैठ के करना है और खूब फटफटिया चलाइए। पहले मोटरसाइकिल की आवाज़ करते थे ना कुछ लोग, ऐसे पूरी स्पीड कर देते थे और दूर तक उसकी आवाज़ आती रहती थी। तो इस तरह से ही ये कंपन, जितनी वाइब्रेशन देंगे हम अपने इस मुखमंडल, क्योंकि हार्ड होता है, ये सारा हड्डियों का है, यहाँ पे लोच ज़्यादा नहीं है, मांसपेशियाँ हैं तो उनको हम ज़्यादा ढंग से खींच नहीं सकते, तो इससे वो सारी एक्टिव होंगी और आपके रोग में लाभ मिलता जाएगा। हाँ, आपसे अब साथ साथ मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि आप जो भी बाएबादी वाले खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से बचना। उनको मैं तूफ़ानी खाना की श्रेणी में रखता हूँ। वो तूफ़ानी खाना बोला जाता है, यानी कि शरीर के अंदर तूफ़ान पैदा करता है, शरीर के अंदर उपद्रव पैदा करता है। और जब शरीर के अंदर खाना उपद्रव करेगा, वो खाना सात्विक खाना तो हो सकता है, मैं मान लूँगा मटर है, गोभी है, प्राकृतिक खाने हैं, उड़द की दाल है, और कोई कढ़ी खीर है, चावल वाली खीर, राजमा है, और मैदे के पदार्थ हैं, तले हुए तेलीय पदार्थ हैं, चीनी जैसी, चाय जैसी चीज़ों को, और कुछ नशे हैं, व्यसन हैं, कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू इत्यादि, गुटखा, पान पराग इत्यादि, बहुत सारी ऐसी लंबी श्रृंखला है। उसको भी अगर यदि ऐसे कोई सज्जन हैं जो इस रोग से भी ग्रसित हैं और ऐसे पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं, तो उनको बिना देर किए छोड़ देना चाहिए, अपना हित चाहते हुए, अपने परिवार का हित चाहते हुए। क्योंकि परिवार में जब एक व्यक्ति बीमार होता है, परेशान होता है, स्वयं परेशानी झेलता है, थोड़ी थोड़ी परेशानी तो घर के दूसरे सदस्यों को भी होती है, क्योंकि वो उनके व्यवस्था देने वाले होते हैं। समय पे व्यवस्था ना दी जाए तो वो उनको दोनों को एक दूसरे को झल्लाहट होती है, क्योंकि वो अपने कार्य में व्यस्त हैं और वो अपनी परेशानी से परेशान हैं। इसलिए आप परहेज वाला अवश्य ध्यान रखें कि परहेज, आप जो मैंने बताया इन चीज़ों को ध्यान रखें। कुछ छूट भी गए हैं उनको भी आप स्वयं ध्यान दें कि जिन चीज़ों से आपको रोग बढ़ता है उन चीज़ों को आपको नहीं करना। और अब मैं आ रहा हूँ, आपने जो हाथों वाले कंपन वाले व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले ये पहला टिप्स, ऐसे भले ही तसल्ली का समय निकाल करके, और होता भी है समय तसल्ली का, कोई ऐसा खास काम ऐसा छूटा ही होता है उनका, तो ये पहले टिप्स को ऐसे मोड़ना है उंगलियों के। फिर दूसरा अच्छे से करना, कई 10-10, 20-20, 30-30 बार, जितना समय मिले आप बढ़ाते जाएं अपने एक्सरसाइज का समय। फिर ये पहला तीसरा मोड़ ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये कलाई का मोड़, ऐसे घुमाना, उल्टा घुमाना, उंगलियों को ऐसे टाइट करना, जितना टाइट शक्ति लगा सके उतना टाइट करना। हो सके तो कोई रबड़ की बॉल आती है नरम दबने वाली, थोड़ी खुरदरी होती है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिसमें होते हैं उभरे हुए, वो लेकर के उसको दबाएंगे तो आपके पॉइंट्स भी दबेंगे और उस बॉल से आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी। कई जगह वो जो जिम वगैरह में आजकल बच्चे व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, नौजवान भाई बहन करते हैं, तो वहाँ स्प्रिंग आती है जो हाथ से ऐसे दबाई जाती है। ऐसी कुछ भी ले लीजिए, बॉल आपको मुआफिक पड़े तो बॉल, स्प्रिंग मुआफिक पड़े तो स्प्रिंग ले लें इस तरह से, और उस स्प्रिंग को दबाएं। आपकी इन सब मसल्स की कसरत होगी, व्यायाम होगा। उनका व्यायाम होने से हाथों की शक्ति बढ़ेगी, और जब शक्ति होती है, शक्ति रेव जयते, शक्ति के अंदर शक्ति है तो हमारी विजय होगी ही होगी। तो इनमें कमज़ोरी आई है, मसल्स के अंदर कमज़ोरी आई है, विकार आया है, उसमें दुर्बलता आई है, उसे दूर करेंगे तो शक्ति रेव जयते अवश्य ही होगा। आप शक्ति बढ़ाइए, आपकी विजय होगी और आपका रोग आपको छोड़ के कहीं बाहर निकल जाएगा। इसको टाइट करके घुमाना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना करें, तो चाहे स्प्रिंग दबाएं, चाहे बॉल दबाएं, चाहे खाली हाथ, जब तक ऐसी कोई चीज़ उपलब्ध ना हो तो ऐसे ऐसे करें, उल्टा भी सीधा भी, हाथ सीधे करके भी करें ऐसे। मैं ज़्यादा बार नहीं करके बता रहा, यहाँ पे थोड़ी बार कर रहा हूँ, लंबी ना हो जाए वीडियो। ऐसे ऐसे करें, अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ बंद, और इनको खूब घुमाएं। इसके अलावा सज्जनों, कोई बोरी ले लें, कोई जैसे आजकल ये आते हैं अपने पोछा वाले कपड़े आते हैं, ऐसा कोई मजबूत सा कपड़ा लें, खुरदरा, थोड़ा
प्राकृतिक हो। बोरी हमारी प्राकृतिक होती है, जो है कपास से, सन से, इनसे बनती है वो। तो कपास के कपड़ों का जो कपड़ा आता है, सूती जिसे बोलते हैं, जिसके मैट वगैरह बनते हैं, तो थोड़ा मजबूत सा कपड़ा हो, उसे भिगोइए और निचोड़िए, भिगोइए और निचोड़िए, भिगोइए निचोड़िए, भिगोइए निचोड़िए। ये मसल्स की ताकत बढ़ेगी। सर्दी के दिनों में आपने उसको गर्म पानी में भिगोना है, जिससे कि सुन्नपन ना आए, नमनेस ना आए। और गर्मी के दिनों में आप सामान्य जल से भी भिगो सकते हैं। और ऐसे ही नहाने का भी ध्यान रखना है आपने। सर्दी के दिनों में थोड़ा सिर में तो आप बाल्टी में 1-2 मग्घा गर्म पानी का डाल लें, बाल्टी में, भगोने में, जिसमें भी आप जिससे स्नान कर रहे हैं, थोड़ा 1-2 मग्घा गर्म पानी का डाल लें। उससे हल्का सा निवाया हो जाएगा, उसका ठंडापन ख़त्म हो जाएगा। तो सिर पे तो लगभग ताज़ा पानी से स्नान करना है। बाकी शरीर का आप ऐसे व्यक्ति गर्म पानी से स्नान करें तो सर्दी के दिनों में अच्छा रहेगा। और गर्मी के मौसम में तो सभी को ठंडा पानी अच्छा लगता है स्नान के लिए। वैसे स्नान ठंडे से ही करना उपयुक्त होता है, पर ये मैं स्नान की ऐसे रोगियों की बात कर रहा। हाँ, दूसरा, ऐसे भाई बहन सज्जनों को जिनको ये कंपन का रोग शरीर में और किसी हिस्से में आ गया है, टांगों में है, हाथों में है, तो गर्दन से ऊपर की तो मैंने ये एक्सरसाइज बता दी थी, क्योंकि यहाँ तो हम सिकाई नहीं कर सकते सिर की। तो इस भाग की आप कोई, या तो कि ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो एक गड्ढा सा बना लें, और जैसे ऐसे पैर लटकाए उस गड्ढे के अंदर, बैठ गए गड्ढे में, इतना गड्ढा बना लिया गर्दन तक का। और भले ही उस गड्ढे में जो पन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, वो पॉलीथीन डाल ली जाए। भाई सब तो महंगे टब नहीं खरीद सकते, सब तो बाथ टब नहीं ले सकते, देश के कोने कोने में सभी तरह के लोग रहते हैं। तो ऐसा एक गड्ढा बना लिया, उस पर पन्नी लगा दी पॉलीथीन ला करके, और वो बन गया आपका बाथ टब, बाथ टैंक बन गया। उसमें आप थोड़ा गर्म पानी, गर्मी के दिनों में तो वैसे ही गर्म हो जाएगा सूरज की धूप से ही, लेकिन इस दौरान गर्म पानी थोड़ा उसमें भरें, और उस गर्म पानी में आपने बैठ के सिकाई करनी है शरीर की। और जितना धूप से स्नान कर सकें, यानी कि धूप में बैठ करके सर्दियों में जितना सिकाई करेंगे तेल मालिश करके, उतना आपको आपकी पार्किंसन में, हाथों वाली में, वैसे तो सिर वाली और ये जो जबड़े की मैंने बताया, सब के पूरे चेहरे की मालिश भी आपने करनी है, वो उसमें लाभ देगी। लेकिन हाथों पैरों की मालिश, हाथों में आपने ऐसे ऐसे चूड़ीदार मालिश करनी है। ये ऐसे ऐसे जो करा सकते हैं वो कराएं। किसी भाई बहन को और रोज़गार देंगे, उनको भी, परिवार को 2 पैसे जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। और जो नहीं करा सकते वो स्वयं कर सकते हैं। घर के बच्चे यदि सेवा दे सकें ऐसे बड़े बुजुर्गों को तो बहुत ही पुण्य की बात है। तो ये मालिश अवश्य करनी है, धूप का स्नान अवश्य करना है। गर्म पानी में यदि 1 घंटा, पौना घंटा इतना हिस्सा डुबा के, भले ही लेटने की व्यवस्था हो जाए, हल्का सा तकिया लग जाए, जिससे हमारा श्वास प्रश्वास ठीक से चलता रहे, और पूरा शरीर पानी में गर्म में डूबा हुआ, तो 1 पौना घंटा ऐसी सिकाई करें। और सिकाई आपको सर्दी के दिनों में धूप के रहते रहते करनी चाहिए। अगर पानी में बैठना है तो धूप के रहते हो, क्योंकि शाम को बैठेंगे 4 बजे के बाद तो नेचुरली ही हमारी वो ठंडक का समय हो जाता है, और ठंडक आपके शरीर को जो है सताएगी, तो उससे बचना है आपने। सुबह तो जल्दी नहा सकते हैं आप, सभी सुबह जल्दी भी आप गर्म पानी के टब में बैठ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्राकृतिक समय होता है सुबह। शाम को प्रकृति हमारे विपरीत है अगर हम शाम को ऐसा कोई स्नान इत्यादि करते हैं। इसके अलावा सज्जनों, आपको ऐसे व्यक्ति को अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्रह्मी बूटी, मुनक्का, आपके जो आजकल छुआरे होते हैं, खजूर होते हैं, नारियल पक्का, ये सब अवश्य खिलाएं। मेथी दाना भिगो, बादाम और मेथी दाना भिगो के खिलाएं। बाकी सब ऐसे दे सकते हैं आप। दूध में आप कैस्ट्रोल यानी कि अरंडी का जो तेल है वो दूध में थोड़ा पका करके दे सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ करेगा। दूध, 1 कप दूध के अंदर 2 कलियां जो आपका लहसुन होता है, लहसुन, वो लहसुन की 2 कलियां टुकड़े काट काट के उसको पका के दें तो बहुत अच्छा लाभ करेगा इसमें, पार्किंसन की समस्या में। सज्जनों, ये तो सब हो गई हमारे ऊपर तक की एक्सरसाइज, हाथ की। मैंने इसमें हाथों से आपको लटकना भी चाहिए ऐसे व्यक्ति को,
कहीं भी ऐसा कोई पाइप, कोई डाली वगैरह देख लें, घर में कोई ऐसी जगह बना लें कि जिससे लटके, तो ये मसल्स हमारी मजबूत होंगी। भले ही पूरा शरीर का वज़न वो व्यक्ति ना लटका पाए। देखो, मुझे नहीं पता, कोई व्यक्ति बुजुर्ग ज़्यादा हो सकते हैं, कोई कमज़ोर ज़्यादा हो सकते हैं, कोई माता बहन सज्जन, तो अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। दुनिया में कितने कितनी तरह की परेशानियां हैं, लेकिन उनका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। मैं पहले ही इस बात को आगाह कर रहा हूँ, ज़्यादा कमज़ोरी हो तो भले ही इतना पकड़ के और बस केवल खिंचाव मात्र लें, और यदि पकड़ के शरीर को ऊपर उठा के लटका लें तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो लटकने का भाव आप समझ गए होंगे। केवल खिंचाव लेने के लिए केवल ऊपर हाथ रख के लटके तो मसल्स का व्यायाम होगा। इसके अलावा आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए हाथों की। ये खिंचाव सारा सांस भरते हुए, ये पूरा खींचेगा जकड़ा हुआ हिस्सा, जो मसल्स में खून का दौरा कम हो गया, ऑक्सीजन का दौरा कम हो गया, जो हमारा डोपामिन जो पदार्थ है, जो रसायन है, जो रिश्ता है, कम रिस रहा है, कहीं ऑक्सीजन का ब्लॉक आया है, कहीं खून का थक्का जमा है, ये सब खींचने से, ये सांस भरते हुए ऐसे घुमाएं, उल्टा घुमाएं, ऐसे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास बाहर करके साइड से नीचे लाएंगे। और हर क्रिया को मैंने बताया 10-10, 15-15, 20-20 बार आप क्षमता के अनुसार बढ़ाते चले जाएं। गिनती कोई लिमिट नहीं होती। ये ऐसे अंगूठा अंदर ले लें और ये जो गांठें हैं हमारी किनारे वाली, इनको मिलाना। सामने अंगुलियां भी ऐसे मिली रहें ऐसे, लेकिन उसके पश्चात ये गांठें हमारी मिले और हाथ को ऐसे सीधा करने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा। ऐसे खींचना है अपने आप को, ये पूरा कौनियाँ सीधी। मैं थोड़ा साइड घूम जाऊंगा। इसके अलावा ये एक हाथ ऐसे कलाई पकड़ें पीछे, कमर के पीछे, सांस भरें और ये कंधों को पूरा खींचे ऐसे ताकत लगा के। ऐसे ऐसे करें अपने हाथों को, जितना मूवमेंट दे सकें उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा सज्जनों, अब मैं बताना चाहूँगा आपको पैर के अभ्यास, जिनको पैरों में कमज़ोरी आ जाती है। तो एक तो प्रैक्टिकल ये समझ लें, जैसे मेरे नज़दीक ये दीवार है, एक व्यक्ति दीवार से कमर लगा के बैठ जाए, क्योंकि ऐसे परिजनों को आपने, परिवार के जन जो हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उन्हें भी संभालना है, उनका सम्मान करना है, उनका हौसला बढ़ाना है, उनको उत्साह देना है, उनको सकारात्मक रखना है, उनको नेगेटिविटी से हटाना है, उनको माहौल अच्छा देना है, उनको क्लेश कष्टों में और उनको क्रोध में नहीं रहने देना, उनको हंसने के लिए कुछ ना कुछ वातावरण उपलब्ध करना है। तो आपको पैरों की एक्सरसाइज, ये पहले उंगलियों को ऐसे ऐसे दबाना, जैसे हाथों की मुट्ठी बंद करते हैं ना ऐसे, उसी प्रकार के पैर से उंगलियों की ये मुट्ठी सी बनानी है इस तरह से, और सारी उंगलियों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। और आपको पैर की, टांग की कंपन में विशेष लाभ मिलेगा। ऐसे ऐसे पूरा खींच के पैरों को अच्छे से लें, चक्कर बनाना है, गोलाकार घुमाना है, इस प्रकार से पूरा गोल गोल, उल्टा भी सीधा भी, आगे पीछे पूरा, अपनी तरफ पूरा। और इसके पश्चात थोड़े पैर खोल लेंगे, फिर ये गोल घुमाएं पूरा। जितना मैक्सिमम खींच सकें पैरों को उतना खींचिए। और सामने कोई आपका सोफ़ा रखा है, दीवार है, दूसरा व्यक्ति परिवार का कोई सदस्य वहाँ कमर लगा के बैठ जाए, इधर करने वाले की, दूसरे के व्यक्ति दोनों की यानी कि कमर लग जाए, पैर मुड़े रहें आपस में दोनों के ही थोड़े थोड़े, फिर एक दूसरे के पैरों को ऐसे ऐसे धकेलना है। ये साइकिलिंग चलानी है। वो सामने वाला आपके पैरों को धकेल रहा है, आप उनके पैर को धकेल रहे हैं। एक एक पैर को उतनी ताकत लगानी है जितनी सामने वाला जो पेशेंट है वो सहन कर सके, और शक्ति यदि संभव हो तो फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है, दोनों को आपस में टक्कर देते हुए। फिर दोनों पैर इकट्ठे भी करने हैं ऐसे ऐसे,
लेकिन ध्यान रहे कि जो भी सोफ़ा इत्यादि कुछ टेबल वगैरह जो लगाएंगे आप, कुर्सी से कमर लगा लें, तकिया वगैरह लगाएं, कमर ना चुभे, जिससे उससे दोनों के पैर मुड़ने चाहिए। मुड़ेंगे तभी तो, जब मेरे पैर अब मुड़े हुए हैं तब भी उनका प्रेशर मेरे पैर पे आ रहा होना चाहिए। अब मैं अपने पैरों से उधर धकेलूँ अगले पेशेंट को, अगले व्यक्ति को, तो उनके पैर मुड़ जाएंगे। तो इतने गैप से आप ऐसी जगह बना लें और उससे आपकी टांगों में जो पार्किंसन से जो कमज़ोरी आई है, कंपवात से जो कमज़ोरी, वो बल बढ़ेगा, उनकी मसल्स में ताकत आएगी और आपके रोग में नियंत्रण होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर आप मजबूत होते जाएंगे। विंडो इत्यादि पकड़ के, खिड़की, विंडो, कुछ भी ऐसी कुर्सी, टेबल पकड़ करके आपने धीरे धीरे सांस भरते हुए बैठना है, सांस बाहर करते उठना, सांस भरते हुए बैठना, फिर उठना, सांसों के साथ करना है। नॉर्मल सांस के साथ भी कर सकते हैं, सांस का ध्यान ना रह पाए तो कोई बात नहीं। इसके अलावा सज्जनों, प्राणायाम विशेष लाभ देता है पार्किंसन की समस्या में, इसको मत भूलें आप। प्राणायाम आपने अनुलोम विलोम करना है, जो सीधा सीधा ब्रेन को ही ज़्यादा जाके इफ़ेक्ट करता है। जब ब्रेन से डोपामिन की कमी आ रही थी तो उसकी पूर्ति करने में भी प्राणायाम अहम भूमिका निभाएगा। ये आपका अनुलोम विलोम। हाई ब्लड प्रेशर रहता हो तो बार बार उल्टे से ही भरें, सीधे से निकालें, उल्टे से ही भरें और सीधे से निकालें। यदि बीपी नॉर्मल हो तो फिर दोनों से करें, उल्टे नाक से, बाएं नाक से भरा 4 गिनते हुए, और कोशिश करें 12, 14, 16 गिनते हुए निकले। रोकना है नहीं इसमें। 4, 5, 6 गिनते हुए भरें, 12, 14, 16 गिनते हुए निकालने का प्रयास करें, यानी कि देर तक निकले। देर तक निकलेगा, आपकी ताकत भी लगेगी, आपका कंसंट्रेशन भी लगेगा, आपका ध्यान जो वहाँ लगता है वहाँ नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा सज्जनों, उज्जाई प्राणायाम करें, जो आपके गले और जिह्वा वाली, होठों वाली कंपन में विशेष लाभ देगा। ये उज्जाई कपालभाति करें। सांसों को लगातार बाहर धक्का देना है और अंदर अपने आप जाता रहेगा, स्वतः ही अंदर जाएगा। आपने लगातार बाहर निकालना है। सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, गुस्सा, क्रोध, हीनता, दुर्भावना, सबको बाहर निकालना है। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम करना आपने। ये दोनों हाथ ऐसे दबा के, बाई दी वे हाथ भी ना लगा पाएँ, माना कि कंपन ज़्यादा हो सकती है, हाथ भी ना लगा पाए तो ओम का जाप ऐसे करें आप, खुले मुंह से, ये बिना हाथ लगाए, भरा श्वास, ओम। मैं की गुंजन करेंगे तो सिर वाइब्रेट होगा और मस्तिष्क वाइब्रेट होने से अपने आप कंपन में लाभ मिलता चला जाएगा। इसके अतिरिक्त सज्जनों, ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सर्दी के मौसम में जो हम फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, उसको ठंडा नहीं खाना, खाना भी ठंडा नहीं खाना। फल सलाद भी यदि कुछ ले रहे हैं, मूली, खीरा, गाजर इत्यादि, या कोई और फल ले रहे हैं, उनको आप कोई गर्म पानी में पहले डुबो दें। उनका तासीर अंदर से बाहर तक सारा गर्म हो जाएगा। ऐसे जैसे मई जून में रेहड़ियों पे रखे हुए, दुकानों पे रखे हुए फल, हमारे घर में किसी टोकरी में रखे हुए फल भी नेचुरली गर्म हो जाते हैं, यानी कि थोड़े उष्ण रहते हैं, ठंडक उनमें नहीं होती। और यदि ठंडे फल खाएंगे तो हमारे रक्त को वो थोड़ा जमाने का काम करेंगे, ऑक्सीजन को और ठंडा करने का काम करेंगे, रोग बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से गर्म पानी में थोड़े बॉयल करके दें। लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि ऐसे परहेज वाले खाने आजकल घरों में देने में बेटे, बेटियां, बहुएं इत्यादि सब ड्यूटी इत्यादि जाते हैं। लेकिन उनसे भी मेरा अनुरोध, आग्रह है कि ऐसे बुज़ुर्गों का, ऐसे घर के सदस्यों का जिनको इस तरह की गंभीर समस्या आ गई, उनका अवश्य ख्याल रखें और उनको गर्म और ताज़ा खाना देने का आप प्रयास करें। और यदि ऐसे व्यक्ति को संभव हो सके, रोग इतना गंभीर ना हो
तो उन्हें आसन अवश्य करने चाहिए। आसनों का अलग महत्व होता है। आसनों से जहाँ हड्डियों पे खिंचाव आता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वहीं मांस पे खिंचाव आता है, मांसपेशियों पे, त्वचा पे, सब पे खिंचाव आता है, यहाँ तक कि रोम छिद्रों तक खिंचाव आता है। तो जो जो अंग खिंच रहे हैं उनमें खिंचाव से लाभ होगा। जो जो अंग दब रहे हैं, मान लीजिए आपने धनुरासन किया ऐसे पैर पकड़ के पेट के बल लेट के, तो आपके पेट के सारे अंग, गुर्दे, लीवर, पेनक्रिया, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, नाभि, यूरिनरी ब्लैडर सब दब गए, सब पे प्रेशर है पूरे शरीर का। उनका दबने से आपको लाभ मिलेगा और जो खिंच रहे हैं उनका खिंचने से लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से खिंचाव और दबाव आपके रोग को कम करेगा। और अपनी शुगर का भी जांच कर लें, क्योंकि इसमें शुगर भी कई जगह गड़बड़ करती है। और विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स इसका भी आप जांच करा लें, क्योंकि ये भी आपको कई बार इस रोग का बढ़ने का कारण हो सकती है। उनको जांच करा लें। जो भी अंग हमारा इफेक्टिव है पार्किंसन से, उस पर ध्यान नहीं लगना चाहिए। हमारा ध्यान अपने प्राणायाम पे लगना चाहिए, अपने और दूसरे कामों पे लगना चाहिए, अपने खान पान पे लगना चाहिए। सात्विक आहार का आपने ध्यान रखना है। गाय का दूध यदि देसी का मिले उसका सेवन करें। और देसी गाय का गोमूत्र जो होता है वह भी बहुत उपयोगी है, उसका भी सेवन आपके लिए हितकर रहेगा। ऐसे परिवेश में कोई रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण भाई बहन भी ऐसे हो सकते हैं, कोई सज्जन होते हैं, तो गाय जो सीधी शरीफ हो, जो उछल कूद ना करती हो, मारती ना हो, किसी तरह का खतरा जिससे ना हो, उसके शरीर पे अपने हाथ फेरेंगे इस तरह से स्नेहिल, उस गाय को, गौ माता को भी आपका प्यार मिलेगा, वात्सल्य मिलेगी, उसकी खुजली हो जाएगी। और आपके हाथों की जो पार्किंसन है, गाय के सींगों पे आप तेल लगाएं। तेल लगाने से गाय के सींगों में मजबूती आएगी, उसमें चमक आएगी और आपके हाथों में, सींगों में से एनर्जी आएगी, ऊर्जा जो मिलेगी बहुत लाभकारी होगी। तो आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आशा करता हूँ आप इन सभी सावधानियों का ध्यान रखेंगे, सात्विक खान पान का ध्यान रखेंगे, नशे व्यसनों से बचेंगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा ही होगा। परमात्मा आपको बहुत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें, इस कामना के साथ लेता हूँ आपसे विदाई। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद। ओम।